नमस्कार, प्रणाम। आज का क्लास हम लोग का है हिंदी का। सामान्य हिंदी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं भाषा से। पहले भाषा जान लीजिए क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम मतलब मनुष्य, ठीक, मनुष्य अपने विचारों को, भावों को बोल करके, लिख करके, संकेतों के द्वारा व्यक्त करता है। उसी को हम कहते हैं भाषा, ठीक। जैसे दो आदमी हैं, ठीक, एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ भी कहता है तो वह क्या हो गया? भाषा हो गया। वह अपने भावों में कहता है, अपने विचारों में कहता है, उसी को क्या कहेंगे? हम भाषा कहेंगे, ठीक। जैसे कोई एक इंग्लैंड का व्यक्ति है, ठीक, कोई एक भारत का व्यक्ति है, तो भारत का व्यक्ति अपने राजभाषा हिंदी को जो है वो बोलेगा, और वो व्यक्ति जो है अपनी भाषा, उसकी मातृभाषा इंग्लिश होगी और इसकी मातृभाषा हिंदी होगी। तो इसी दोनों का आदान प्रदान जब ये लोग करते हैं तो उसी को हम भाषा कहते हैं। वह अपने विचारों में व्यक्त करता है, वह अपने विचारों में व्यक्त करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, ठीक। देखिए, प्रथम है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा, तीसरी है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, कोई भी व्यक्ति जो अपने मुख के द्वारा कुछ भी अपने विचारों को बोल करके व्यक्त कर रहा है, वही क्या होगा? मौखिक भाषा होगी, मौखिक भाषा। व्यक्ति लिखित भाषा क्या होगी? लिखित भाषा वे भाषा होती है जो व्यक्ति अपने विचारों को लिख करके प्रदर्शित करता है या दिखाता है, व्यक्त करता है, उसी को हम कहते हैं लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, कोई व्यक्ति जब कहता है अपनी भाषा को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, उसी को हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे क्लास में बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक, तो अध्यापक ऐसे बोलेगा शांत रहने के लिए, संकेत हो गया शांत रहने के लिए, तो वही क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। देखिए, उसी कड़ी में हम चलते हैं। भाषा को हम जान लिए कि भाषा मुख्य रूप से 3 होता है। भाषा क्या? अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करने की कला है। देखिए, भाषा के अंग, इसके मुख्य रूप से 3 अंग पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है वर्ण या अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा है वाक्य, ठीक। वर्ण या अक्षर, देखिए जैसे वर्ण, कोई वर्ण एक होता है, जैसे ओ, आ, ये क्या है? वर्ण या अक्षर है। शब्द, शब्द देखिए एक शब्द कोई बनता है, जैसे आ का इसमें ले लीजिए आ, अब प्लस म बराबर क्या हो गया? आम, ठीक। वाक्य, जैसे राम आम खाता है, आम खाता है, यह क्या हो गया? वाक्य हो गया, ठीक। देखिए, अब वर्ण या अक्षर क्या है? वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण होता है या अक्षर होता है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे ओ, आ, ये सब क्या है? एक अक्षर है, एक वर्ण है। शब्द, यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई होता है। शब्द जो होता है भाषा की जो होता है वो अर्थपूर्ण इकाई होता है। जैसे शब्द आ, यह वर्णों के मेल से, वर्णों या अक्षरों के मेल से क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है। देखिए, वर्णों या अक्षरों के मेल से हमारा क्या बना है? शब्द बन गया, ठीक। तो यही कह रहा है कि यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई होता है, इसका निर्माण वर्णों से होता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सही क्रम, शब्द को सही क्रम से वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक। शब्दों को सही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जो भी शब्द है उसको एक
क्रम में लिख दें तो क्या हो गया, वाक्य हो गया। यह किसी भाव को बताता है, यह किसी भाव को बताता है। जैसे देखिए यहाँ पे राम आम खाता है, यह क्या हो गया, एक शब्द ए हो गया, एक शब्द ए हो गया, एक शब्द ये हो गया, ठीक। तो इसी अर्थों शब्दों को सही क्रम में लिखा है। अगर इसी को हम लिख दें खाता है आम राम, तब देखिए क्या हो गया, यह सही क्रम में नहीं है। अब यह जो है कि वाक्य है लेकिन ये क्रम में अव्यवस्थित है। तो व्यवस्थित क्रम में, शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। समझ में आया? चलिए देखते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग भाषा जान गए, अब जानते हैं लिपि को। लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखने के तरीकों को ही लिपि कहते हैं। जो हम भाषा भी जाने हैं, भाषा को किस तरह से लिख रहे हैं, उसी तरीके को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे भाषा के उच्चारित स्वरूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लिपि कहते हैं। भाषा में जो भी उच्चारित शब्द हैं, जो भी शब्द आ रहे हैं, ठीक, भाषा में जो भी शब्द आ रहे हैं उनको हम लिखने के लिए जिन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं, उसको जिन चिन्हों को दर्शाते हैं, उस भाषा को कैसे लिख रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। देखिए जैसे ओ आ ई उ री, ठीक, जैसे इसका क्या, आ का एक चिन्ह हो गया, ये भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है, ये भी चिन्ह है। तो इन्हीं तरीकों को हम चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं, इसी को हम कहते हैं लिपि। अब देखते हैं भाषा और उनकी लिपि, ठीक। भाषा और उनकी लिपि हम देखिए बनाते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम, भाषा और लिपियाँ, ठीक। भाषा हो गया, लिपियाँ हो गया। भाषा में पहले क्रम पे आइए देखते हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो, इनकी लिपि क्या है, देवनागरी, ठीक। अगला है 2 नंबर पे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो, इनका लिपि होता है रोमन। अगला है पंजाबी का गुरमुखी। पंजाबी का अगर क्वेश्चन पूछता है कि पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, तो ऑप्शन दे देता है देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, फारसी। तो उसमें क्या मारेंगे, गुरमुखी, ठीक। पंजाबी भाषा का लिपि गुरमुखी। और हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो का देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश, मिजो का रोमन। अब आता है उर्दू, अरबी, फारसी, इसका क्या होता है, लिपि फारसी होता है, ठीक। उर्दू, अरबी, फारसी का लिपि फारसी होता है। अगला देखते हैं भाषा में है रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानिया। रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानिया का लिपि क्या है, रूसी। रूसी लिपि हो गया। बंगला का बांग्ला होगा, उड़िया का उड़िया होगा, असमिया का असमिया होगा। ये हमारी हो गई भाषा की लिपियाँ। देखिए एक बार और देख लीजिए, रूसी का बुल्गेरियन, चेक, रोमानिया का रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमानिया का रूसी हो गया, बंगला का बांग्ला, उड़िया का उड़िया, असमिया का असमिया। चलिए अगली कड़ी में हम देखते हैं वर्ण या अक्षर, ठीक। वर्ण या अक्षर पहले ही हम बता चुके हैं। देखिए भाषा का वह छोटा से छोटा भाग जिसका कोई भी टुकड़ा न हो सके उसे ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा का ऐसा भाग जिसका कोई टुकड़ा न हो सके, एकदम छोटा भाग, उसी को हम कहते हैं वर्ण। वर्ण के भेद, वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए अब स्वर देखते हैं।
जिनके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती है ऐसे ध्वनियों को स्वर कहते हैं। जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है या अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर जैसे अ, ई, उ आदि स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर ऐसा है कि यह अपने आप से उच्चारण करता है, इसको बोलने में किसी की मदद नहीं ली जाती है। ठीक, देखिए, जिनके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती है ऐसे ध्वनियों को स्वर कहते हैं। यह अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक, यह 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चलिए हम देखते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता हो उसे ही क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता हो उन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती हैं, और छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ये क्या है? हमारा प्लुत स्वर है। आगे की कड़ी में हम व्यंजन को देखते हैं। ठीक है, स्वर हम देख लिए, अब आगे देखते हैं व्यंजन को। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। व्यंजन जो होता है स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसी को हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितना होती है? 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन के भेद, व्यंजन जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखिए क्या होता है। स्पर्श का मतलब है स्पर्श से। वैसे व्यंजन जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में मुख, जीभ, कंठ, तालु, दांत, मूर्धा व होठ का इस्तेमाल होता है, उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वैसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से, दांत से, होठ से, कंठ से, तालु से, जीभ से और मूर्धा से जिनका स्पर्श होता है वही क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क्लियर? देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, देखिए इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनकी संख्या हम बता चुके हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो है, प्रत्येक वर्ग जो होता है 5 कैरेक्टर का होता है। 5 का ए, 5 का ए, 5 का ए, 5 का ए। टोटल देखिए इनको 5 भागों में बांटा गया है, तो कितना हो गया? 25। हम पहले ही बता चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। देखिए, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, इसको हम कहेंगे कंठ। इसमें किसका स्पर्श होगा? हम बताए हैं कि अभी जिनको बोलने में कंठ का, तालु का, मूर्धा का, दांत का और होठ का स्पर्श होता है, उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मूर्धा का मतलब क्या होता है भैया? जो ये हमारा मुख है ना,
मुख के अगले भाग का, ऊपर का छत का जो अगला भाग होता है उसी को हम कहते हैं मूर्धा। देखिए क ख ग घ अंगा, इसको कहेंगे कंठ। क ख ग क वर्ग आएगा तो उसमें क वर्ग तुरंत उठाइए कंठ से। क वर्ग किसका भाग है? कंठ का। च वर्ग तालु का। च वर्ग में जितने अक्षर आ रहे हैं वो उनका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से होगा। ट वर्ग में का उच्चारण मूर्धा से होगा, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग का है दांत से। प वर्ग का है ओठ से। यही है हमारे स्पर्श व्यंजन। व्यंजन में हम अगला व्यंजन देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4। जैसे य र ल व, य र ल व, ये क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, उस लास्ट हमारा है उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। देखिए जिन व्यंजन को बोलते समय प्राणवायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलता हो उसे हम संघर्षी कहते हैं। जैसे ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है? वायु, हवा जो है मुख से, जैसे मुख खुल रहा है उसी तरह हवा बाहर निकल रहा है, वैसे हमारा क्या हो रहा है? संघर्षी व्यंजन। जैसे स, स, ह, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह, ये हमारा क्या है? उसमें या संघर्षी व्यंजन। देखिए हम एक ही क्लास में वर्ण को पूरा समाप्त करते हैं। वर्ण तालिका देखते हैं। देखिए वर्ण हमारे दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन। स्वर देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, छोटाऊ, री, इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ में आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ, इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है। व्यंजन देखिए, व्यंजन हमारे जो होते हैं 5 व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, आगत और संयुक्त। स्पर्श में हमारे टोटल संख्या होती है 25, जो सब 5-5 का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। क वर्ग की संख्या 5 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, टोटल संख्या 5 होती है। अंतस्थ में इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 25। इसकी संख्या 4 होती है, य र ल व। और उस समय में इसकी भी संख्या 4 होती है, स, स, ह। आगत में 2 शब्द होते हैं, संयुक्त में 4 शब्द होते हैं, छत्री, छत्र, अज्ञा और स्र। देखिए यहाँ पे स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की कुल संख्या 41। टोटल हमारे वर्ण कितने हो गए? टोटल वर्ण की संख्या, वर्ण हमारे कितने हो गए? 52 वर्ण हो गए। ठीक, टोटल वर्णों की संख्या 52। चलिए हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बताएं अभी कि संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? छ, त्र, यज्ञ और स्र। अब देखिए संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं। संयुक्त व्यंजन का वे मतलब होता है जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, 2 व्यंजनों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, किसी के साथ में जुड़ा हुआ। देखिए ऐसे छ का निर्माण कैसे हुआ? छत्री छ का, आधा क रहेगा और स रहेगा। आधा क और स से बनेगा हमारा छ, छत्री। त्र का आधा त और र के निर्माण से त्र का निर्माण हुआ। अज्ञा का आधा ज और या के निर्माण से ज्ञा का हुआ। स्र का आधा बड़ा स और र से मिलकर बना स्र। अब देखिए इसके अक्षर लिखते हैं तो इसमें छ यहाँ है, नक्षत्र लिखते हैं तो यहाँ त्र है, और ज्ञान लिखते हैं तो ग यहाँ है, श्रवण लिखते हैं तो स्र यहाँ है। अब संयुक्त व्यंजन यही है। इस देखिए इस चारों का बता दिए।
आधा क और स से मिलके स बना, आधा त और र से मिलके त्र बना, आधा ज और ज्ञ से मिलके ज्ञ बना और आधा स और र से मिलके स्र बना। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है।